हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी का पहला टॉपिक वर्णमाला, जो आपके पेपर यानी एमपी टेट वर्ग 3 का हो या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो हिंदी जिसमें आती हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आगे की वीडियो के लिए। आइए देखते हैं वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला देखिए, वर्णों का व्यवस्थित समूह। किसका? वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। इन वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या निर्धारित की गई है वो 52 है। हमने सभी पढ़े होंगे जब स्कूल लेवल में थे, छोटा बड़ा, उस समय भी हमें मालूम था वर्णमाला की संख्या 52 होती है। आज उसी को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, ये 52 वर्ण जो निर्धारित किए गए हैं, ये तकनीकी शब्दावली किसके द्वारा? तकनीकी शब्दावली आयोग दिल्ली के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। अब हिंदी वर्णमाला की अपन जब बात करें तो हिंदी वर्णमाला भी देखने पड़ेंगी। हिंदी वर्णमाला जैसे आ से आह तक टोटल कितने हो गए? 52। टोटल 52 वर्ण होते हैं। आ से आह तक, इसके अलावा का वर्ग में 5 वर्ण, चा वर्ग में 5 वर्ण, टा वर्ग में 5 वर्ण, वा वर्ग में 5 वर्ण। उसी प्रकार पा वर्ग में 5 वर्ण। इसके अलावा या, रा, ला, वा, सा, साहा और छा, त्रा, ज्ञा और ऋषि, श्रा वाला ऋषि। इस प्रकार से टोटल 52 वर्ण होते हैं। लेकिन इन 52 वर्णों में अंग और आहा आयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। आयोगवाह वर्ण वे वर्ण कहलाते हैं ना तो वो स्वर में आते हैं ना ही व्यंजन में। इन ऐसे पूरे हिंदी के वर्णमाला में सिर्फ 2 ही वर्ण ऐसे होते हैं जो आयोगवाह कहलाते हैं, वो है अंग और आहा। उसी प्रकार डा डमरू के नीचे बिंदी और ढा ढक्कन के नीचे बिंदी जो आड़ा का उच्चारण देते हैं वो ताड़न जात वर्ण कहलाते हैं। उत्क्षिप्त वर्ण ये आपके पेपर में पूछा जाता है कि ताड़न में से ताड़न व जात वर्ण कौन सा है? 2 ही ताड़न जात वर्ण होते हैं, उत्क्षिप्त या उत्सृप्त वर्ण। अभी आगे इसको परिभाषित के साथ पढ़ेंगे। वो होंगे डमरू के नीचे डा के नीचे बिंदी और ढा के नीचे बिंदी। नेक्स्ट अब देखते हैं अक्षर। अक्षर क्या होते हैं? देखिए अक्षर क्या होते हैं। मुख से निकलने वाली ध्वनियों को अक्षर कहते हैं। जो ध्वनि मुख से निकलती उन्हें अक्षर कहा जाता है। या जिन ध्वनियों का उच्चारण सांस के एक झटके में ही हो जाए, सांस के एक झटके में ही हो जाए, उसे अक्षर कहते हैं। वर्ण क्या कहलाते हैं? ध्वनियों के लिखित रूप को, जो अपन बोलते हैं उनका लिखित रूप जो होता है वर्ण कहलाता है। जैसे ये लिखे हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ आ, तो वो होगा अक्षर, और उसी का आपको मैंने लिखित रूप दे दिया, ये लिखा है जैसे, ये हो गया वर्ण। बात क्लियर? या जिन ध्वनियों को सार्थक शब्दों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अब इस आ को मैं अधिक विभाजित नहीं कर सकता, जबकि जब हम वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे तो उसमें विच्छेद कैसे वर्णों को विच्छेद किया जाता है वो पढ़ेंगे, लेकिन इनको विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिन ध्वनियों को सार्थक शब्दों में विभाजित नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहते हैं। हम इनको इनसे ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते, वैसे ही सिंगल अपने आप में है। अब शब्द क्या होते हैं? देखिए शब्द, जब वर्णों को आपस में सार्थक रूप में जोड़ने पर वर्ण कोई न कोई अर्थ दे दे। जब इन वर्णों को आपस में किसी जोड़ दिया जाए, ऐसा जोड़ा कि बनने वाला शब्द कोई न कोई अर्थ दे जाए, तब उसे शब्द कहते हैं। जैसे मैं एक वर्ण लेता हूँ इनमें से का, उच्चारण के लिए का, और ले लिया माँ, और ले लिया लाल। मैंने 3 वर्ण लिए,
इन तीनों को अगर मैं मिला देता हूँ कि एक सार्थक शब्द बनता है। इस सार्थक शब्द को बोलना पढ़ा जाएगा कमल। कहने का मतलब ये शब्द ये परिभाषा जो बोल रही है ये कह रही है कि जब वर्णों को आपस में सार्थक रूप से जोड़ने पर वह वर्ण कोई ना कोई अर्थ दे दे। जैसे कमल का अर्थ मिल रहा है इसमें, कमल का मतलब होता है फूल, तब वह जो वर्ण होंगे वो शब्द का रूप धारण कर लेते हैं, शब्द कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लास समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आगे। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पहला, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई या मौखिक का मतलब ऐसी इकाई जो बोली जाए, बोलने वाली। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है ध्वनि। सेकंड, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वर्ण। अब भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है शब्द। अब तीनों में अंतर देखिए। भाषा की सबसे छोटी मौखिक का मतलब बोलचाल में बोली जाए। इंसान बोलता क्या है? ध्वनि ही बोलता है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी लिखित, अब कैसे कौन सा शब्द या वर्ण है जिसको सबसे कम शब्दों में वर्णों में लिखा जाए, तो इन्हीं को लिखा जा सकता है, इससे छोटा नहीं लिखा जा सकता इसको। तो वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण। भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई, अर्थपूर्ण जो जिनको वर्णों को अभी हमने समझा शब्द, ठीक है। क्या शब्द? जिन वर्णों को आपस में जोड़ने पर कोई शाब्दिक अर्थ दे दे या सार्थक। जैसे अभी अपन ने लिया था कमल। कमल का अर्थ होता है फूल। कमल एक फूल है जो 3 वर्णों से मिलकर बना है, का, मा और ला। यही वो एक पॉइंट में बोल रहा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। अब इससे छोटी कोई इकाई होगी नहीं। भाषा की सबसे छोटी भाव या भावार्थ इकाई वाक्य का मतलब एक सेंटेंस वाक्य जिसका पूरा भावार्थ निकल आए। इसको मैं अगर सिंगल बोलता हूँ तो कमल। अब मैं इसको एक वाक्य के रूप में बोलना चाहूँ तो होगा कमल ने क्या है? कमल एक फूल है। ये पूरा वाक्य हो जाता है, कमल एक फूल, जिसका पूरा भावार्थ निकल आया। कमल से ये सिद्ध नहीं होता है किसकी बात कर रहे हैं। अगर मैं इसका पूरा भावार्थ निकालूंगा तो ये होगा कि कमल का फूल, ये पूरा वाक्य हो गया। कमल का फूल यानी पूरा भावार्थ निकल आया कि कमल क्या है? एक प्रकार का फूल है। अब देखते हैं ध्वनियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है वर्णमाला में। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। पहले अपन डिटेल से स्वर को देखेंगे, इसके बाद व्यंजन को। स्वर क्या होते हुए देखिए, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु निर्बाध रूप में बाहर निकले। अब निर्बाध का मतलब होता है बिना किसी बाधा या बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रुकावट से। वे ध्वनियाँ जो मुख से निकलने वाली वायु में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो, वो स्वर कहलाते हैं। स्वर या वे ध्वनियाँ जो मौलिक है, मौलिक का मतलब ये किसी से मिलकर न बनी हो, इनका जन्म अपने आप हुआ हो, वे ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। वे ध्वनियाँ जो मौलिक है तथा बिना किसी की सहायता से बोली व लिखी जाती हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है, एग्जाम में आता है। स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला के अनुसार कितनी होती है? हमारा आंसर जाएगा 11। अब कौन कौन से होती देखते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, ई ऊ, ऋषि, ए ओ औ। टोटल हो गए 11। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। बात क्लियर। लेकिन और स्वरों का विशेष बात करें तो पंडित कामता प्रसाद जी ने स्वरों को 2 भागों में बांटा है। किसने बांटा है? पंडित कामता प्रसाद जी ने।
पहला मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर। शब्द से ही अर्थ पता चल रहा है। मूल स्वर जो अपने आप जिनकी उत्पत्ति हुई, देखते हैं कैसे। जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वरों की सहायता से न हुई हो तथा जिनका जन्म अपने आप हुआ हो, उन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। अब मूल स्वर जैसे आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि, ये अपने आप में मूल स्वर हैं। इनका किसी भी स्वर की सहायता से नहीं बने, अपने आप में मूल स्वर है। अब देखिए संधि स्वर, जो स्वर दो दो स्वरों से बने हों या दो दो स्वरों के योग से बने हों, उन्हें संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर ये अपने आप में से किसी की सहायता से नहीं बने, और संधि से ही पता चलता। संधि यानी जोड़, जो दो स्वरों से मिलकर बने हों। संधि स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर कहलाते हैं जो समान स्वर से मिलकर बने हों, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे बड़ा आ, छोटा आ मिलके बना बड़ा आ उसे। लेकिन ये किसी भी प्रकार से, इसमें किसी भी प्रकार का कोई स्वर नहीं मिला है। ये अपने आप में मूल है, ये भी मूल है, ये भी मूल अपने आप में स्वर, ये भी मूल है, लेकिन ये मूल स्वर नहीं है, ये संधि स्वर है। क्योंकि दो स्वर छोटे, दो मूल स्वर मिलके यहाँ पर बड़ा आ बना रहे हैं। उसी प्रकार बड़ी ई मिलके बड़ी ई बना, ऊ मिलके बड़ा ऊ बना। अब संयुक्त स्वर क्या होते हैं? दो असमान स्वरों से मेल से बने स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, आय, ओ, आओ, ये असमान स्वर से मिले। जैसे आ और ई अलग अलग है, समान नहीं है। समान ये थे लेकिन ये नहीं है। आ और ए, ओ, जैसे आ, आऊ, आओ, आ, आओ, असमान स्वरों से मिलके बने। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लास समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर। स्वर तीन प्रकार के होते हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। एक होता है हास स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। अब हास स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में, स्वर की बात कर रहे हैं, व्यंजन की नहीं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हास स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। नेक्स्ट, अब आते दीर्घ स्वर में। जिन स्वरों के उच्चारण में हास स्वर से दोगुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसमें आता है बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, ए, आय, ओ, आओ। टोटल 7 होते हैं। एग्जाम में पूछे जाते तो कौन सा हास्य स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर है, या में से कौन सा हास्य स्वर नहीं है या कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। अगर हास्य स्वर नहीं है तो ये 4 3 नहीं देगा, ये हो सकता है 1 ही दे दे। आपको बताना पड़ेगा कौन सा नहीं है कौन सा है। उसी प्रकार प्लुत स्वर देखते हैं। इनके उच्चारण में तिगुना समय लगता है। कैसा तिगुना समय? हास स्वर से तिगुना समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इन स्वरों का उच्चारण हिंदी साहित्य के अंतर्गत नहीं होता है। याद रखिएगा, ऐसे कौन से हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वर हैं जिनका उच्चारण हिंदी या हिंदी साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, वो होते हैं प्लुत स्वर। लेकिन वैदिक या संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। इनको हिंदी के 3 व अंग्रेजी के एस के समान लिखा हुआ पढ़ा जाता है। जैसे उच्चारण में ओएम, अब ये शब्द को देखिए, ओएम में ये एस के समान है। उसी प्रकार प्रथमो अध्याय संस्कृत में आ का उच्चारण भले दे रहा, लेकिन एस अंग्रेजी के एस के समान लिखा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ओष्ठावृत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ओष्ठावृत्ति का मतलब होता ऊंट से संबंध। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वृत्ताकार स्वर, दूसरा होता है अवृत्ताकार स्वर।
जिन स्वरों के उच्चारण में, देखिएगा वृत्ताकार स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार वृत्ताकार हो जाए या गोलाकार, आप बोल के देखिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार या तो वृत्ताकार हो जाए या गोलाकार, वो वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। इनको बोल के देखिए। ऊ, ऑटोमेटिक आपके होठ जो है गोलाकार आकृति में हो जाएंगे। ऊ, ऊ, आओ, आओ, ऊ, ऊ, ओ, आओ। उसी प्रकार अवृत्ताकार, अब इसमें इसका अपोजिट आ जाएगा। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में होठों का आकार वृत्ताकार ना हो या तो गोलाकार ना हो, वो अवृत्ताकार स्वर के अंतर्गत आते हैं। देखिएगा, ई, ए, आ। इनको बोल के देखिए, होठों का आकार वृत्ताकार या गोलाकार नहीं होगा, जबकि इनके उच्चारण में होठों का आकार या तो गोलाकार हो जाता है या वृत्ताकार। हाँ, अगला इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।